Hello students, I'm Sonu Prasanna and this is the chapter Tribals, the Cool and the Vision of Golden Age Class 8. Let's start the next part of the chapter. So we will start from the many tribal groups reacted against the colonial forest law. बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो थे उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने उसके खिलाफ अपना एक्शन लिया। जो फॉरेस्ट लॉ बनाया था, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ बना था, है ना, जो रूल बने थे उनके खिलाफ। दे डिसोबेड द न्यू रूल्स, उन्होंने नए नियमों का पालन नहीं किया, डिसोबे किया। ओबे मतलब मानना, उन्होंने डिसोबे किया, नहीं माना। कंटिन्यू विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और वो प्रैक्टिसेस करते रहे, वो उस तरह के काम करते रहे जिन्हें अब इलीगल बना दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। इलीगल मतलब गैर कानूनी। एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रेबेलियन, और एक ऐसा समय आया जब वो खुले विद्रोह पर उतर आए। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ द सोंग्राम संगमा इन 1906 इन असम। और ऐसा ही एक रिवोल्ट था, ऐसा ही एक विद्रोह था तो सोंग्राम संगमा का 1906 में असम में। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, और मध्य प्रांतों में 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह भी एक ऐसा ही सत्याग्रह था। फिर आता है आपका दी प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार के साथ क्या समस्या आई। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान, ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन। 19वीं शताब्दी के दौरान ट्राइबल ग्रुप्स ने फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि ट्रेडर्स जो है, व्यापारी, एंड मनी लैंडर्स, और जो महाजन हैं, पैसा देने वाले लोग हैं, वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन, वो ज़्यादा उनकी आवृत्ति बढ़ गई है फॉरेस्ट में आने की, जंगल में आने की, वो ज़्यादा आने लगे हैं जंगल में। वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो जंगलों के जो उत्पाद हैं उन्हें खरीदना चाहते हैं, जंगल से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उन्हें खरीदना चाहते हैं। ऑफरिंग कैश लोन देते हैं। एंड आस्किंग दैम टू वर्क फॉर वेजेस, और उनसे मतलब मेहनत आने पर काम कराते हैं। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड, इसे समझने में जो ट्राइबल ग्रुप थे उन्हें थोड़ा सा समय लगा। दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, कि उसका क्या परिणाम हुआ, कि क्या हो रहा है, जो हो रहा था उसका क्या परिणाम निकला, इस बात को समझने में ट्राइबल्स ग्रुप को थोड़ा समय लगा। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स, और चलो थोड़ा समझते हैं सिल्क ग्रोवर के बारे में, यानी जो सिल्क का उत्पाद करते हैं, सिल्क को उगाते हैं, उनके बारे में समझते हैं। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट। भारतीय सिल्क जो था, रेशम, वो यूरोप के बाज़ारों में बहुत डिमांड में था, मांग में था। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज। द फाइन क्वालिटी, अच्छी जो गुणवत्ता की, ऑफ इंडियन सिल्क, भारतीय जो रेशम था उसकी जो अच्छी गुणवत्ता थी, वॉज हाईली वैल्यूड, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, मांग थी, डिमांड थी, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, उसके बहुत ज़्यादा प्राइस थे। एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और भारत से उसे एक्सपोर्ट करना, इंक्रीज रैपिडली, वो तेज़ी से बढ़ने लगा, है ना, वो तेज़ी से बढ़ने लगा। भारत से उसका जो निर्यात था वो तेज़ी से बढ़ने लगा। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, जैसे जैसे बाज़ार उभरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राइड टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसके जो अधिकारी थे, उन्होंने कोशिश की
एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन, कि सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, जो भी बढ़ती हुई मांग थी उसे पूरा करने के लिए, है ना। चलिए जी, हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड was an area where the Santhals reared cocoons. हजारीबाग एक ऐसी जगह थी जो अब झारखंड है। was an area, वो एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ जो संथाल लोग थे, संथाल एक ये ग्रुप होता है इनका, जो होते हैं ना ट्राइबल्स, उनका ग्रुप होता है। तो वो क्या करते थे, रियर करते थे कोकून्स को, पालते थे, है ना। जो सिल्क के कीड़े होते हैं ना, रेशमी कीड़े, उन्हें पालते थे, है ना। चलिए अब यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ, कि हजारीबाग इज नाउ, हजारीबाग इज नाउ, और ब्लैंक कर देंगे बस, ब्लैंक, हजारीबाग इज नाउ ब्लैंक, और अब लिख देंगे अब उसे झारखंड। मतलब हजारीबाग जो पहले कभी हजारीबाग के नाम से जगह हुआ करती थी, उसे अब झारखंड के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र को, उस एरिया को। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, हजारीबाग इज नाउ झारखंड, है ना। चलो जी, तो दी ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन their agents who gave loan to the tribal people and collected the cocoons. The traders जो व्यापारी थे, dealing in silk sent in their agents, वो डील करते थे सिल्क सेंट, सिल्क भेजने में, इन देयर एजेंट्स, उनके जो एजेंट्स थे, हो गेव लोन्स, जो लोन दिया करते थे, टू द ट्राइबल पीपल, जनजातीय समूह को, जनजातीय लोगों को, एंड कलेक्टेड द कोकून्स, और उनसे कोकून्स कलेक्ट किए थे। द ग्रोवर वर पेड ₹3 to 4 फॉर 1,000 कोकून, 1,000 कोकून के 3 से 4 रुपये दिए जाते थे, 3 से 4 रुपये 1,000 कोकून्स के। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू द बुर्दवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। फिर उन्हें भेज दिया जाता था, एक्सपोर्ट कर दिया जाता था बुर्दवान को या गया को, गया बिहार में, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस, जहाँ उन्हें 5 गुनी कीमत में खरीद लिया जाता था, यानी 1,000 के 15 से 20 रुपये मिलते थे। द मिडल मैन, जो मध्य व्यक्ति होता था, मतलब ये व्यापार करने वाला, सो कॉल्ड बिकॉज, तथा कथित, बिकॉज दे अरेंज डील्स, क्योंकि वे केवल डील्स कराया करते थे, बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर, जो सिल्क ग्रोवर थे उनके बीच, और जो एक्सपोर्टर थे, बाहर भेजने वाले थे, उनके बीच। तो उन्हें बस केवल मतलब केवल डील कराने के इतने पैसे लेते थे वो। मेड यूज प्रॉफिट, उन्हें बड़ा प्रॉफिट होता था, बड़ा लाभ कमाते थे। द सिल्क ग्रोवर अर्नड वेरी लिटिल, जो सिल्क ग्रोवर थे वो बहुत थोड़ा कमाते थे, है ना। मैनी ट्राइबल्स ग्रुप सा द मार्केट एंड ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज, बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे वो ज़्यादातर जो बाजार था उन्हें अपने, और जो व्यापारी थे उन्हें अपने मुख्य शत्रु के रूप में देखते थे। कोल माइनर्स ऑफ बिहार, ये बिहार में जो कोयला खदान थी वहाँ के वर्कर की फोटोज है। चलो जी, अब आ जाइए यहाँ पे, उसने कहा दी सर्च फॉर वर्क, काम के लिए, काम की खोज, दी सर्च फॉर वर्क, द plight of the tribal who had to go far away from their homes in search of work was even worse,
और उनकी जो स्थिति, उनकी जो दयनीय स्थिति, वो और भी ज़्यादा स्थिति खराब थी उन लोगों की जो काम की खोज में अपने घर से बाहर जाया करते थे। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप, चाय की प्लांटेशन होना शुरू हो गई थी, चाय की खेती होना शुरू हो गई थी। एंड माइनिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, और जो खदान उद्योग था, मतलब जैसे कोयला वगैरह खोद करके निकालते हैं, उसे बोलते हैं माइनिंग। तो जो माइनिंग इंडस्ट्री थी वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो गई थी। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम। जो ट्राइबल्स थे उन्हें बड़ी संख्या में रिक्रूट किया जाता था, भर्ती किया जाता था तो जो टी प्लांटेशन होते थे उनमें काम करने के लिए असम में। एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड, और झारखंड की जो कोल माइंस थी उनमें। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम माइजरेबली लो वेजेस। दे वर रिक्रूटेड, उनका जो रिक्रूट किया जाता था, उन्हें जो मतलब चुना जाता था, भर्ती किया जाता था थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता था, मतलब जो ठेकेदार होते थे उनके थ्रू होता था। हु पेड देम माइजरेबली लो वेजेस, जो उन्हें कंजूसी से बहुत कम वेतन देते थे, बहुत कम पैसा देते थे। एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और उन्हें घर जाने से रोकते थे, उन्हें घर भी नहीं जाने देते थे। चलिए जी, अ क्लोजर लुक, आइए थोड़ा नज़दीक से समझते हैं। थ्रू 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान, एंड 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के दौरान, ट्राइबल ग्रुप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री रेबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉ। जो जनजातीय समूह थे उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में क्या किया, विद्रोह किया। जो नियम बने थे उनमें, जो नियमों में बदलाव हुए थे उनके खिलाफ। दी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिसेस, जो भी उनके क्रियाकलाप थे उन पर जो प्रतिबंध थे उनके खिलाफ। द न्यू टैक्सेस, नए करों के खिलाफ। दे हैड टू पे, जो उन्हें चुकाने थे। एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, और एक्सप्लॉयटेशन जो किया था ट्रेडर्स ने और मनी लैंडर्स ने उसके खिलाफ, है ना, जो अतिक्रमण कर रखा था, मतलब वो उनके अधिकार क्षेत्र में घुस रहे थे। दी कोल्स रेबेल्ड इन 1831 to 32। कोल्स ने, जो कोल्स थे उन्होंने विद्रोह किया 1831 से 1832 में। संथाल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855, और जो संथाल थे वो 1855 के विद्रोह में उठे। दी बस्तर्स रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910, और जो बस्तर रिबेलियन था, बस्तर रिबेलियन थे, वे सेंट्रल इंडिया में निकल करके आए सामने 1910 में। एंड वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940, और वर्ली रिवोल्ट हुआ महाराष्ट्र में 1940 में। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वॉज वन सच मोमेंट, और वो एक ऐसा क्षण था जब बिरसा जो थे उन्होंने लेड किया, बिरसा ने लेड किया मूवमेंट को, है ना, वो एक अच्छा क्षण था। बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1870s। बिरसा 1870 के बीच में पैदा हुए। द सन ऑफ अ पुअर फादर, गरीब पिता के बच्चे। ही ग्रीव अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंदा, वो बोहंदा के जंगलों के आसपास बड़े हुए। ग्रेजिंग शिप, भेड़ों को चराते। प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाते। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, और लोकल अखाड़ा में नृत्य करते। फोर्स्ड बाई पॉवर्टी, गरीबी के कारण हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस
लुकिंग फॉर वर्क। उनके पिता एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे काम की खोज में। एज एन एडोलेसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट, है ना। बचपने में बिरसा ने मुंडाओं की अपराइजिंग स्टोरी मतलब बहादुरी के कारनामे सुने थे, ऑफ द पास्ट के। एंड साथ ही सिरदार्स जो और सरदारों को देखा था जो लीडर्स थे ऑफ द कम्युनिटी के। अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट, उनसे अपील करते हुए रिवोल्ट करने की, उनसे विरोध का आग्रह करते हुए। दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज, वो एक गोल्डन एज की बात क्या करते थे। वैन द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ दीकूज, जब मुंडा जो थे वो दीकूज के यानी बाह्य लोगों के ऑपरेशन से, उनके दबाव से फ्री थे। एंड सैड, और कहते थे देयर वुड बी अ टाइम, और एक ऐसा समय आएगा वैन दी एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, कि जो पहले से ही जो उनके पूर्वजों की जो शान थी वो एक बार फिर से लौट जाएगी। दे सा द एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन, वे उस जगह का अधिकारी मानते थे अपने आप को कि उस स्थान को उन्होंने उनकी देखरेख में वो स्थान बने हैं। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, वे अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, मुल्क की लड़ाई। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, और लोगों को याद दिलाते थे वापस उनका राज्य जीतने के लिए, कि वो अपना राज्य वापस जीतें, वो उन्हें याद दिलाते थे। बिरसा वांट टू द लोकल मिशनरी स्कूल, बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल, बिरसा लोकल मिशनरी स्कूल में गए। एंड लिस्टेड टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज, और जो सरमन थे मिशनरीज के उनमें लिस्ट हो गए, उनमें नाम लिखवाया दिया। देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडाज टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन, उन्होंने वहाँ भी सुना कि मुंडाओं के लिए जो स्वर्ग है उसके राज्य को भी प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, वे उसे भी पॉसिबल है, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं स्वर्ग के राज्य को भी। एंड रिगेन देयर लॉस्ट राइट्स, और वो अपने जो खोए हुए अधिकार हैं उन्हें वापस प्राप्त कर सकते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियन एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। दिस वुड बी पॉसिबल, ऐसा भी संभव है कि इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस, कि अगर वे अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं, ईसाई बन जाएं। एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस, और अपने बुरे जो कारनामे हैं उन्हें छोड़ दें। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, और बाद में बिरसा ने कुछ समय एक वैष्णव प्रचारक के साथ भी अपना कुछ अच्छा समय बिताया। ही वोर द सैक्रेड थ्रेड, उसने जनेऊ को पहना। एंड बिगन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिएटी, और उसने सच्चाई और अच्छाई का महत्व समझना शुरू किया। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी ऑफ द आइडियाज़ ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप्स ईयर्स, बिरसा बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था उन बहुत सारे आइडियाज़ से जो उसे जब वह छोटा था, जब वह बड़ा हो रहा था, तब उसके दिमाग में आए थे, तब उसने सुने थे उनसे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लीजिए। हाँ, फ्रॉम व्हाट आइडिया, फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम व्हाट, WHAT व्हाट, फ्रॉम व्हाट W छोटा ही बनाएंगे। फ्रॉम व्हाट आइडिया बिरसा, फ्रॉम व्हाट आइडिया बिरसा, नहीं, फ्रॉम व्हाट आइडिया वॉज बिरसा, फ्रॉम व्हाट आइडिया वॉज बिरसा डीपली इन्फ्लुएंस्ड, और क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम व्हाट आइडिया वॉज बिरसा डीपली इन्फ्लुएंस्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
और आंसर आपको पता ही है कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स, है। हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। हिज मूवमेंट, उसका जो मूवमेंट था, वॉज एम्ड एट, वो एम मतलब उसका गोल जो था, उद्देश्य जो था, रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, वो जो उसकी ट्राइबल सोसाइटी थी उसे रिफॉर्म करना था। ही अर्ज्ड द मुंडाज टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरिटी। तो जो मुंडा थे उसने उनसे शराब छोड़ने के लिए, गांव को अपने साफ करने के लिए और भूत प्रेतों में विश्वास न करने के लिए कहा, और उनसे कहा कि आप ये चीज़ें करो। बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें याद रखना है, दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट द मिशनरीज। जो बिरसा था वो मिशनरीज के खिलाफ भी हो गया। उसने मिशनरीज के एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स, और हिंदू जो लैंडलॉर्ड थे, जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ, है ना। ही सा दैम एज आउटसाइड फोर्स दैट वर रनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ। तो वह उन्हें ऐसे मानता था कि जो मुंडाओं को उनकी ज़िंदगी से बाहर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के जीने के तरीके से अलग कर रहे हैं, ऐसा उसका मानना था। इन 1895 1895 में बिरसा अर्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। जो बिरसा थे तो उसने उनका जो स्वर्णिम भूतकाल था, जो पुराना समय था अच्छा, उसे वापस प्राप्त करने के लिए आह्वान किया। कहा, ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट। वो एक पास्ट में एक गोल्डन एज की बात किया करता था। एक सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का युग। वैन मुंडा लिव्ड इन ए गुड लाइफ, जब मुंडा एक अच्छे जीवन जीते थे। कंस्ट्रक्टेड इम्बैक्समेंट्स बनाया करते थे। टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, और प्राकृतिक जो ऋतुएं थी उनका आनंद लिया करते थे। प्लांटेड ट्रीज, पेड़ लगाया करते थे। एंड ऑर्चर्ड्स, और बागीचे बनाया करते थे। प्रैक्टाइज्ड कल्टीवेशन, खेती किया करते थे। टू अर्न, कमाने के लिए। देयर लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए वो खेती किया करते थे। दे डिड नॉट किल देयर ब्रीथर्न एंड रिलेटिव्स, वो अपने आश्रयतों को और अपने संबंधियों को नहीं मारते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वे ईमानदारी से रहते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड। बिरसा एक बार फिर से अपने ज़मीन पर चाहता था कि लोग उनका अपनी ज़मीन पर काम करें। सेटल डाउन, व्यवस्थित होकर के रहें। एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स, और अपने खेतों को कल्टिवेट करें, उन्हें बोएं, जोतें। वाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम। और जो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश अधिकारियों के लिए चिंता का विषय था, वो था पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। जो बिरसा मूवमेंट का जो राजनीतिक उद्देश्य था, उससे के कारण सबसे ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, वो मिशनरीज को बाहर भगाना चाहता था। मनी लैंडर्स को, हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें, एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को। एंड सेटअप ए मुंडा राज, और मुंडा राज सेटअप करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। विद बिरसाओं के साथ, एट इट्स हेड, जो इसके हेड होंगे। मतलब एक मुंडा राज स्थापित करना चाहता था जिसमें बिरसा उसके हेड होंगे, मुख्य होंगे। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द काउज ऑफ द माइजरी द मुंडाज वर सफरिंग। द मूवमेंट, जो आंदोलन था, आइडेंटिफाइड, पहचाना गया, ऑल दीज फोर्सेज, सभी बलों के साथ, एज द काउजेज ऑफ द माइजरी, जो माइजरी के काउजेज थे। द मुंडाज वर सफरिंग, जिनसे मुंडा जो थे सफ़र कर रहे थे, प्रभावित थे। ठीक है, चलिए
थोड़ा सा बचा है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। दी लैंड पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश वर डेस्ट्रॉयड देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, वो डेस्ट्रॉय कर रही थी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। हिंदू लैंडलॉर्ड और जो मनी लैंडर थे वो अपनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे, अपनी ज़मीनें वापस ले रहे थे। एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। और जो मिशनरी थे, जो अंग्रेज मिशन पर निकलते थे, वो क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे ट्रेडिशनल कल्चर को उनके, किनके, मुंडाओं के। चलो कोई बात नहीं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।